जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा था, जैसे आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टेड और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आज इस थर्ड लेक्चर में हम पॉलिटी का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो आपकी फ्यूचर क्लासेस में हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आइए इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखिए, एक टाइम था जब पूरे यूरोप के अंदर एक नाम का डंका बज रहा था, हिटलर। जर्मनी के अंदर हिटलर कहता है कि आई एम द लॉ, आई एम द जूरी एंड आई एम द एग्जीक्यूटिव, कि कानून को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, कानून को लागू करने वाला भी मैं ही हूँ और न्याय देने वाला भी मैं ही हूँ। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर, तीनों की तीनों पावर जो थी एक हाथ में कंसंट्रेशन थी, सिंगल हैंड कंसंट्रेशन थी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हिटलर वाज अ डिक्टेटर। ही वाज अ डिक्टेटर एक्चुअली। ये कहता है कि कानून भी मैं ही बनाऊंगा, उसे लागू भी मैं ही करूंगा और न्याय भी मैं ही दूंगा। मगर प्रॉब्लम ये है, जब सारी की सारी ताकतें, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, जब सारी की सारी ताकतें एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है, एक हाथ में आ जाती है, तो उस देश की डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसीलिए एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को दिया था अपनी बुक में, और जिस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। अपनी इस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, फेमस थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी थी। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि किसी भी स्टेट को रन करने के लिए तीन पिलर्स होते हैं, तीन विंग्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होगा और ना ही वो जुडिशरी का पार्ट होगा, और कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा, ना ही जुडिशरी का पार्ट होगा, और जुडिशरी के मेंबर भी अलग अलग होंगे। इनके कहने के अनुसार कि तीनों विंग्स के मेंबर्स बिल्कुल सेपरेट होंगे, कोई मेंबर दूसरे विंग्स का मेंबर नहीं होगा, डुअल मेंबरशिप नहीं होगी। अगर कोई मेंबर लेजिस्लेचर का है तो ही विल ओनली बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, अगर कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव का है तो ही विल ओनली बी द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगर कोई जुडिशरी का है तो ही विल ओनली बी द मेंबर ऑफ जुडिशरी। कंप्लीट सेपरेशन। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, तो लेजिस्लेचर सिर्फ कानून को बनाएगा और उस कानून को बनाते वक्त ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस होगा, ना जुडिशरी का कोई इन्फ्लुएंस होगा। इट मींस लॉ बनाते वक्त लेजिस्लेचर को ना ही एग्जीक्यूटिव इंटरप्ट कर सकता है, ना जुडिशरी इंटरप्ट कर सकती है कि क्या कानून बना रहा है लेजिस्लेचर। नो वन कैन। और एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, तो एग्जीक्यूटिव चाहे जैसे ढंग से उस कानून को लागू करेगी, ना लेजिस्लेचर उसमें इंटरप्शन कर सकता है, ना जुडिशरी, और जुडिशरी चाहे जैसे जस्टिस प्रोवाइड करेगी। मगर इस थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम है थोड़ी। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर कोई लेजिस्लेचर कोई रॉन्ग लॉ बनाता है, अनजस्ट लॉ बनाता है, अनफेयर लॉ बनाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ऐसा कोई लॉ बनाता है, तो लेजिस्लेचर को कौन इंटरप्ट करेगा, कौन रोकेगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को तो आपने बाइंड कर दिया कि ना ही एग्जीक्यूटिव कुछ कहेगी, ना जुडिशरी कुछ कहेगी, और कौन कुछ कहेगा? नो वन एल्स। उस कंडीशन में लेजिस्लेचर चाहे जैसा कानून पास करेगा, एग्जीक्यूटिव चाहे जिस तरह से अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा,
उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा जो लेजिस्लेचर बनाता है, बल्कि वो लॉज भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज नो वन हैज टू टेल। जुडिशरी चाहे जैसे अपने विंग्स, अपनी पावर को इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द थ्योरी ऑफ मॉन्टेस्क्यू। फिर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए एक ऐसा देश है जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम मॉन्टेस्क्यू की इस थ्योरी को अडॉप्ट किया, मगर उन्होंने इस थ्योरी को ज्यों का त्यों अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने एक टूल एडिशनल ऐड कर दिया था इसके अंदर, और वो टूल था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का टूल्स इसमें ऐड कर दिया। आइए समझते हैं व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यस, यूनाइटेड स्टेट ने इस मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट का लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। यूनाइटेड स्टेट के लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो है आपका कांग्रेस। दिस इज़ नॉट इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। यूनाइटेड नेशन की जो कांग्रेस, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह कांग्रेस में वहाँ के पार्लियामेंट के भी 2 हाउस हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा हाउस है सीनेट, हाउस ऑफ एल्डरली पीपल। इनका काम होता है लॉज को बनाना, कंप्लीट। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट और बाकी के मिनिस्टर्स का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी की बात करें तो अमेरिका में फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को वर्डिक्ट देने का, जस्टिस देने का काम करता है। कंप्लीट सेपरेट, कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर आपका जुडिशरी का पार्ट नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। किसी भी विंग का मेंबर दूसरे विंग का पार्ट नहीं होता है। अब आती है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जो अमेरिका ने टूल्स को इम्प्लीमेंट किया। मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों विंग एक दूसरे के काम में किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, इंटरप्शन नहीं करेंगे, मगर इस डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड किया कि ये तीनों के तीनों विंग्स एक दूसरे के ऊपर वॉच कर सकते हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर इंटरप्शन भी कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि मान लीजिए अगर अमेरिकन कांग्रेस या फिर लेजिस्लेचर कुछ ऐसा लॉ पास करती है जो अनजस्ट है, अनफेयर है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। देखिए आर्टिकल 1 जो है लेजिस्लेचर बनाता है अमेरिकन का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 जो है वो एग्जीक्यूटिव क्रिएट करता है और आर्टिकल 3 जो है जुडिशरी आपकी फॉर्म करता है। मान लीजिए लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाता है जो अनजस्ट है, अनफेयर है, तो जुडिशरी उस लॉ को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगी, जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। दिस इज द पावर ऑफ जुडिशरी इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, मगर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा आएगा लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पैसा प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से वो पब्लिक में उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरा, अगर एग्जीक्यूटिव हेड माने प्रेसिडेंट अगर ये देशद्रोह के मामले में पकड़े जाते हैं या फिर उनके ऊपर ट्रेजन का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ही कैन बी इम्पीच्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट किया जा सकता है उनका, अगर उनके ऊपर ट्रेजन का इल्ज़ाम लगता है तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ गई। फंड्स जितने भी होंगे लेजिस्लेचर प्रोवाइड करवाएगा एग्जीक्यूटिव को। और दूसरा, प्रेसिडेंट अगर ट्रेजन के मामले में पकड़े जाते हैं तो उनको इम्पीच किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ गया। अगर जुडिशरी की बात करें
तो हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी? प्रेसिडेंट। हालांकि इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो रेटिफिकेशन के थ्रू होता है, मगर जो ये अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट ही है। हु इज द रिमूवल अथॉरिटी? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट में जजेस को रिमूव कर सकता है, तो जुडिशरी जो है वो भी अंडर वॉच है। तो ये तीनों जो विंग्स हैं इस डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के अंडर एक दूसरे को वॉच करते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब आइए इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आइए, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्या हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करते हैं? पहला क्वेश्चन, क्या हम मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन? नो, नहीं। क्या हम अमेरिका की तर्ज पर इस सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक, कंप्लीट नहीं, काफ़ी हद तक। हमारा सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, आइए समझते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो देयर आर 3 विंग्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन दोनों के बीच में तो सेपरेशन ऑफ पावर को बताता है। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 जो है वो क्लियर कट मेंशन करता है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हालांकि आर्टिकल 122 भी एक्सप्लेन करता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, क्लियर कट पावर जो सेपरेशन वो शो करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में, वो है आर्टिकल 50। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। वारेन हेस्टिंग ने 1772 के अंदर एक पोस्ट क्रिएट की थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट। और उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के काम क्या होते थे? एक काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना और दूसरा काम होता था जस्टिस प्रोवाइड करना। इट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज डुअल जॉब, अ जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अ जॉब ऑफ जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम भी वही करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम, और जुडिशरी का काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करता, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम। ही में हैज डुअल जॉब, एग्जीक्यूटिव का काम भी और जुडिशरी का काम भी। मगर 1973 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पार्लियामेंट में पास किया गया। अंडर आर्टिकल 50 के अंदर जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास किया गया और उसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो जुडिशरी ताकत थी, जितनी भी जुडिशरी ताकत थी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर वो डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी गई। सारी की सारी ताकतें जो थी वो डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी गई। कंडीशन समझिए, 1772 के अंदर वारेन हेस्टिंग ने एक पोस्ट क्रिएट की थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। उस समय 2 काम होते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, रेवेन्यू को कलेक्ट करना एग्जीक्यूटिव का काम, और जस्टिस देना जुडिशरी का काम। 1973 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, पार्लियामेंट ने पास किया, और उस कोड के कारण जितनी भी जुडिशरी ताकत थी, जितनी भी जस्टिस प्रोवाइडिंग की जो ताकत थी, वो डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दी गई। इस तरह से एग्जीक्यूटिव अलग हो गया और आपका जुडिशरी जो है अलग हो गया, सेपरेट हो गया। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की बात तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मगर अगर बात आए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात नहीं करता है। उसका कारण ये है कि देखिए, अगर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है दे आर नॉट सेपरेटेड। देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर से ही तो निकले हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को नेम रेकमेंड करते हैं कि मुझे फलाना फलाना लेजिस्लेचर जो है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर चाहिए,
और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं एज अ मिनिस्टर, एज अ एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव निकल के जाते हैं वो जो लेजिस्लेचर से तो निकल के जा रहे हैं। इट मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ही मस्ट बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो, अलग नहीं है, इस लेजिस्लेचर से ही निकलकर एग्जीक्यूटिव गए हैं। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया इन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को फॉलो करता है? आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो क्या इंडिया इस थ्योरी को फॉलो करता है? आइए समझते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। अगर आज लेजिस्लेचर ऐसा कानून बनाता है जो अनजस्ट है, अनलॉफुल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो जुडिशरी के पास ताकत है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की। अगर आज एग्जीक्यूटिव भी कोई गलत कानून लागू कर रही है, जुडिशरी हैज पावर टू इंटरप्ट इन दैट ऑल्सो। यस, जुडिशरी हैज पावर टू इंटरप्ट इन दैट ऑल्सो, बट व्हाट अबाउट जुडिशरी? इट मीन्स जुडिशरी लेजिस्लेचर पर वॉच करेगी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर भी वॉच करेगी। अब लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव पर वॉच करता है। कैसे? देखिए, पार्लियामेंट्री के अफेयर्स के दौरान, पार्लियामेंट में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के दौरान बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे कि आपका 0 आवर्स, 0 आवर्स हो गया, क्वेश्चन आवर्स हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। ये ऐसे टूल्स हैं जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल रखने के काम आते हैं। 0 आवर्स के अंदर, क्वेश्चन आवर्स के अंदर ये लेजिस्लेचर इन एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट से पूछता है कि जो आपने जो प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन किया है, ये किस तरह से किया है, क्या उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। दे आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर्स को आंसर देने पड़ते हैं उन क्वेश्चंस के। दिस इज कॉल्ड योर क्वेश्चंस आर इन 0 आवर। अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो देखिए, जब गवर्नमेंट जब चुनकर आती है, जब मेजॉरिटी में आती है, तो अगर लेजिस्लेचर को फील होता है गवर्नमेंट रन कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेजिस्लेचर को फील होता है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है इस वक्त, उसके मिनिस्टर्स जो हैं अपोज हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उस वक्त जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है कि हमें आपकी गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट को उस वक्त अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में, ये थोड़ा सा समझाने के लिए था। तो ये टूल्स होते हैं लेजिस्लेचर के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखने के लिए। अब बारी आती है जुडिशरी की। जुडिशरी को कैसे कंट्रोल रखें? जुडिशरी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जुडिशरी को। हालांकि ये प्रेसिडेंट की विश के ऊपर नहीं होता है, किसे अपॉइंट करना पड़ता है, मगर अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और रिमूवल जो होता है जुडिशरी का वो लेजिस्लेचर के अंदर रेजोल्यूशन पास करके किया जाता है। मगर अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बातें ऊपरी तौर पर तो सही है, अगर हम डीप में जाएंगे तो चेहरा कुछ और ही है, पिक्चर कुछ और ही चलती है। आइए उस पिक्चर को भी समझते हैं। हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, मगर पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया है, अगर गवर्नमेंट भारी मेजॉरिटी के साथ आती है, ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ अगर गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट इजीली कोई भी बिल, देखिए बिल क्या होता है? बिल होता है एक प्रपोजल। पार्लियामेंट में कोई भी प्रपोजल पेश किया जाता है तो उसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कस होती है, डिबेट होती है, उस बिल की स्क्रूटनी होती है प्रॉपर, फिर उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है और फिर वो बिल कहीं जाकर कानून बनता है आपका। मगर अगर गवर्नमेंट भारी मेजॉरिटी में आती है तो वो गवर्नमेंट बिना उस बिल की स्क्रूटनी किए, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट किए, उस बिल को आसानी से पास करवा जाती है। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो है वीकन पड़ जाता है। मगर सबसे वीकन पड़ता है जुडिशरी में। हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, मगर भारत इकलौता एक ऐसा देश है पूरे दुनिया के अंदर जहां पर जज खुद अपॉइंट हो सकते हैं अपने आप। देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस
प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट सुनिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कोई नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को एज अ जज अपॉइंट करने के लिए, कोई नाम रेकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं होते, उनको वो नाम उसको जज अपॉइंट करना पड़ता है। ही हैज़ नो अदर चॉइस, ही हैज़ टू अपॉइंट दैट पर्सन एज अ जज। तो यहाँ पर जजेस जो है अपने आप अपॉइंट। तो इस लेक्चर में हमने क्या समझा, आइए एक बार रिमाइंड किया। हमने समझा सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को जो मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल एयर टाइट मैनर में होना चाहिए, ना इधर का मेंबर उस पार्ट का हिस्सा होगा, ना इधर का मेंबर उस पार्ट का हिस्सा होगा, और तीनों के तीनों अपने डिसीजन लेने में, अपने काम करने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। अमेरिका ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, मगर उसके साथ साथ उसने डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को भी शामिल किया। क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर है? यस, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, बट देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही तो एग्जीक्यूटिव निकले हैं सारे, दे आर नॉट सेपरेटेड। क्या हम डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को फॉलो करते हैं? हाँ, लेजिस्लेचर पर कंट्रोल रखता है जुडिशरी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर भी कंट्रोल रखता है, और जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, और जुडिशरी को लेजिस्लेचर जो है रिजोल्यूशन पास करके हटा सकता है। मगर रियलिटी कुछ और है। एग्जीक्यूटिव कुछ साल से देखा गया है आसानी से बिल पास करवा लेते हैं, जहां पर हमारी जो सेपरेशन ऑफ पावर और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी जो है वीक पड़ रही है। हमारे यहाँ पर जजेस जो है खुद ही अपॉइंट हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी वीक नहीं पड़ रही है। और किसी भी जज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना उसके चेयर से इतना मुश्किल है, उसके लिए वोटिंग होती है, और वो जो क्राइटेरिया है वोटिंग का वो इतना मुश्किल है, इसीलिए शायद आज तक हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जल्दी ही अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।